सो हेलो एंड वेलकम टू आई स्पीसीज डायरीज फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आई एम डीपली सॉरी बिकॉज मैं बहुत टाइम तक वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई। आई होप आप सब इसका रीज़न समझते होंगे। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला था मेरा मेंस का, और फिर प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं उतना टाइम वीडियोस में अपना डेडिकेट नहीं कर पाई। बट जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो चुका है। अभी यूपीपीसीएस मेंस 2025 के रिसेंटली एग्ज़ाम हुए। तो 29 से लेके 1 अप्रैल तक के एग्ज़ाम थे। 4 दिन में एग्ज़ाम हुआ, 8 पेपर्स थे। अगर आपको यूपीपीसीएस का नहीं पता है कैसे एग्ज़ाम कराता है, तो देखिए 8 पेपर्स होते हैं 4 डेज़ में। पहले दिन आपका हिंदी होता है फर्स्ट शिफ्ट में, फिर आपका ऐसे होता है, फिर उसके बाद अगले दिन आपका GS1 GS2, फिर आपका GS3 GS4, और फिर लास्ट डे आपका GS5 और GS6 होता है। तो ये आप देख सकते हैं 4 दिन की साइकिल है, और ऐसे आपके पेपर्स होते हैं। तो रेगुलरली आपको 6 आवर्स लिखना होता है। तो ये बहुत ही टायरिंग हो सकता है अगर आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, या अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी है तो अगर आपने नहीं करी है तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि वहाँ पे लिखना ही है आपको। तो गाइज़, अगर मैं इस बार के अपने यूपीपीसीएस के एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो चूँकि मैं पहले ही यूपीएससी का मेंस दे चुकी थी, इसलिए मेरा बेस कहीं ना कहीं बना हुआ था। और साथ ही साथ चूँकि मैं बचपन से ही लिखती आई हूँ, मैंने बहुत लिखा है, और मैं अक्सर लिख लिख के याद करती हूँ। मैं सबको सजेस्ट भी करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो या आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो, तो प्लीज़ हमेशा राइट एंड लर्न की टेक्निक सीखिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखें, लिख के याद करें। उससे ना आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होंगी, आपकी राइटिंग की स्पीड भी इम्प्रूव होगी, और साथ ही साथ आप अच्छा लिख भी पाएंगे। राइटिंग भी आपकी सुंदर होगी स्पीड के साथ साथ। तो चूँकि मैंने यूपीएससी मेंस दिया था, और मैंने यूपीएससी मेंस में काफ़ी अच्छे से तैयारी भी करी थी। अभी यूपीएससी मेंस का रिज़ल्ट भी आया है, तो मेरा कैसा परफॉर्मेंस रहा, मैं एक वीडियो उससे रिलेट भी जल्दी बनाने वाली हूँ इस चैनल पे। आई होप आप सब उसे भी पसंद करेंगे। तो चूँकि मैंने यूपीएससी मेंस दिया हुआ था, तो मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला GS1 2 3 और 4 में। रही बात GS5 और GS6 की, तो मुझे जितना टाइम मिल पाया उस अनुसार मैंने उसकी प्रिपरेशन करी, और मेरा GS1 2 3 4 तो काफ़ी अच्छा हुआ है। हिंदी का थोड़ा सा सही हुआ है, बट ग्रामर इस बार थोड़ी सी टफ साइड आई थी, तो देखते हैं उसका कैसा होता है। और उसी तरह GS5 और GS6 भी, GS6 कंपेरेटिवली अच्छा हुआ है, और GS5 भी अच्छा हुआ है। बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद कुछ क्वेश्चंस में किसी डेटा या फैक्ट की कमी थी। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस बार का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो देखिए, अगर आपकी पहले से प्रैक्टिस है तो आपको लिखने में ज़्यादा इशू नहीं होगा, तो आपको पेपर कंप्लीट करने में भी इशू नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे साथ क्या होता है कि मेरा पेपर हमेशा टाइम से कंप्लीट हो जाता है, बट इस बार ऐसा हुआ कि लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस हो रहे थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ा, काफ़ी जल्दी जल्दी लिखना पड़ा, क्योंकि लग रहा था कि शायद टाइम कम हुआ। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं, मतलब मेरी आदत है कि मैं सारे पेजेस भरती हूँ, सब कुछ लिखती हूँ, स्पेस नहीं छोड़ती हूँ। और आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि अगर उसमें जितने पेजेस दिए वो सब आपको पूरे फिलअप करने ही है, स्पेसेस ना छोड़ें। जितने पेपर्स दिए उन्हें पूरी तरह से आप फिल करिए। तो चूँकि मैं ये सब करती हूँ, इसलिए शायद मेरी वर्ड लिमिट थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी, जिसकी वजह से मुझे कम समय मिल पा रहा था। तो ये चीज़ 1 2 3 4 में हुआ। अगर इस बार की आप एथिक्स के पेपर की बात करें, तो इस एथिक्स का पेपर कंपेरेटिवली यूपीएससी की तरह पूछा गया था। एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन की जगह 4 4 सब पार्ट्स या ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, और एक काफ़ी बड़ी केस स्टडी भी दी गई थी। बट अगर आपने यूपीएससी केस स्टडी देखी है, तो आपको पता चल जाएगा कि उस केस स्टडी का जो, मतलब अगर आप एक बार ही केस स्टडी अच्छे से पढ़ लेते तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो क्वेश्चंस थे वो जेनरिक ही थे। हाँ, आपको उस केस स्टडी के रेफरेंस पे लिखने थे, बट फिर भी आप आसानी से लिख सकते थे उन क्वेश्चंस को। तो अच्छा बनाया था यूपीएससी ने। सारे जो क्वेश्चंस थे, हल्का सा यूपीएससी की तरफ टिल्ट था। यूपीपीसीएस ने इस बार क्वेश्चंस बनाए थे, काफ़ी अच्छे थे। यूपीएससी की तरफ हल्का सा टिल्ट हमें देखने को मिला, क्योंकि क्वेश्चंस में काफ़ी सब पार्ट्स एटसेट्रा ऐसे कुछ पूछे गए थे। तो अब मैं आपको GS1 का पेपर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस बार का GS1 का पेपर है, और एक बार ज़रा देखते हैं कि किस में क्या क्या चीज़ें PYQ से थी और कैसी चीज़ें थी, कि आसान था टफ था। ज़रा इसको एनालाइज करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग मौर्य पीरियड। तो ये तो आप देखिए जानते हैं कि मौर्य हमारा मतलब सिलेबस का पार्ट है, और काफ़ी ज़्यादा फेमस पार्ट है, तो एक क्वेश्चन आसानी है। और देखिए, हम जानते हैं जैसे विमेंस इशू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का, यानी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, ये एक्सट्रीमिज़म या सोसाइटी का क्वेश्चन हो गया, है ना।
नहीं, ये मॉडरेट्स के बारे में पूछा है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का ही आपका क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से हो गए और पहला क्वेश्चन आपका आर्ट और कल्चर का हो गया। फिर देखिए ग्लोबलाइजेशन, जैसे हमें पता है हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सोसाइटी में, तो यहाँ पे भी उन्होंने ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा है। फिर इलिटरेसी और पॉवर्टी का रिलेशन पूछा है। फिर रीजनलिज्म पूछ लिया। फिर देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया कि ग्लेशियर्स के बारे में आप बताएं। फिर मैंग्रोव और कोरल रीफ का क्वेश्चन आ गया, है ना, जो पूछा है सिंपल सा कैसे कंट्रीब्यूट करते, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। फिर देखिए चाइना इंडिया बॉर्डर के बारे में पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। फिर एल नीनो ला लीना के बारे में पूछ लिया। तो थ्योरीज ऑफ मॉनसून पूछ ली। तो ये ज़्यादा ऐसे कुछ टफ नहीं लग रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें आप आसानी से इसे कर सकते हैं। फिर देखिए ये एक बहुत ही कॉमन PYQ, सरदार पटेल का रूल आप बताइए 1857 टू 1947, जैसे जनरल 18% रिवॉल्व के बारे में पूछते हैं, इस पर उन्होंने पूरी हिस्ट्री एक साथ पूछ ली, तो इसमें आपको मतलब पीसेज में ब्रेक करके अलग अलग टाइम रेफरेंस के हिसाब से आपको बताना था। फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, देखिए भी PYQ है, पूछा जा चुका है पहले से ही। फिर अर्बनाइजेशन क्वेश्चन पूछे, ये सब है ना, हम जानते हैं थीम तो सेम रिपीट होती है, क्वेश्चन को ज़रा सा चेंज कर देते हैं, रिसेंट डेटा और फैक्ट के साथ हमें इसको कॉम्प्लीमेंट करना होता है। फिर मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के बीच में डिफरेंस पूछा गया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए फिर से ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आ गया है फैमिली इमर्जेंट किनशिप पे, ऐसा UPSC में PYQ एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना। फिर आप देखते हैं कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पूछ लिया गया है कि कैसे फॉरेस्ट वेल्थ हमारी इम्प्रूव हो सकती है ना, कि कैसे हम फॉरेस्ट पे वो कर सकते हैं। फिर देखिए रेफ्यूजी और इन्फिल्ट्रेटर्स के बारे में इन्होंने बात करी है। फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करी, कैसे कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है, अगर आप NCERT में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है इसके बाद। फिर ये फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज का क्वेश्चन पूछा है कि मतलब इनमें क्या डिफ्रेंशिएट होता है, अगर आपको इसका डिफरेंस पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इसमें जो भी आप आता है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। तो ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कि पूरे 20 क्वेश्चंस थे। और देखा जाए तो GS1 का पेपर बहुत ही नॉर्मल जैसा कि आता है वैसे था, कोई आउट ऑफ द लीग पेपर नहीं था। और जैसे अगर आपने PYQ अच्छे से करे होते तो ये आपके लिए पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत ही मतलब सिमिलर PYQ थीम्स पे क्वेश्चन पूछा गया था। और ज्योग्राफी में भी ग्लेशियर्स के बारे में पूछा गया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो PYQ है, सरदार पटेल जी का बारे में पूछा गया। तो अगर आपने 2018 का आपने अगर पेपर करा होगा तो उसमें यही सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप ये देख सकते हैं। तो मेरी बेसिकली एनालिसिस यही रही कि हमें देखिए बेस हमें आता ही है, अगर हमने अच्छे तरह से प्रिपरेशन करी है एक बार तो बेस का इशू नहीं है, हमें बेस आता है अच्छी तरीके से। हमें बस ज़रूरत क्या होती है कि एडिशन करने की, वैलिडेशन करने की, फैक्ट्स डालने की। तो अगर आपके बेस मजबूत है तो आपको BCS मेंस में या जनरली मेंस में आपको क्या करना है कि वही कीवर्ड्स आप याद करिए, क्योंकि वो आपको लिखने में मदद करेंगे। और साथ ही साथ कीवर्ड याद करने के साथ आप नई जो डेटा है, जो रिसेंट डेटा, जो फैक्ट है, जो करंट कुछ न्यूज़ में चल रहा है, तो आपको इंट्रो में, कंक्लूजन में आपको हेल्प करेगा। तो ये GS1 की एनालिसिस रही। अब GS2, GS3, GS4 के लिए मैं अलग अलग वीडियोस लाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। और ISPCS डायरीज़ को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और आपके कोई और भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल बेझिझक मुझे बताइए, मैं जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं बिल्कुल आपकी मदद करती रहूँगी। और वीडियोज़ आने में अगर देर हो जाती है तो उसके लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, क्योंकि मैं आशा करती हूँ कि आप समझ सकते हैं कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। बस आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी मुझसे हो पा रहा है, बन पा रहा है। थैंक यू सो मच।